भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय बाल्यावस्था एवं विकास के एक महत्वपूर्ण प्रकरण नेतृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। नेतृत्व जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है लीडरशिप। नेतृत्व का अर्थ एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरों को प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना और लक्ष्य की ओर प्रेरित करना होता है। यह किसी संगठन, टीम या समुदाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेतृत्व में एक नेता का मुख्य कर्तव्य होता है कि वह अपनी टीम को, अपने समूह को एक सही दिशा में मार्गदर्शन करे, उन्हें उत्साहित करे और आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए सभी को एकजुट रखे। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें फेमस शिक्षा शास्त्री कोर्ट लेविन के अनुसार नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने समूह या टीम को एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शन देता है और उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने नेतृत्व को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया। आधिकारिक नेतृत्व, जिसे ऑटोक्रेटियन हम कहते हैं, सहयोगात्मक, डेमोक्रेटिक, और तीसरा होता है स्वतंत्र। इसके बाद अब्राहम मैस्लो के अनुसार नेतृत्व का उद्देश्य अपने अनुयायियों की मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों को समझना है। एक नेता को यह पहचानना आवश्यक है कि वह अपने टीम के सदस्यों की कौन सी आवश्यकताएं पूरी करनी है उसे, ताकि वे अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। इसके बाद एक मुख्य परिभाषा जॉन सी मैक्सवेल की देखते हैं। जॉन सी मैक्सवेल के अनुसार नेतृत्व प्रभाव है जो दूसरों पर सकारात्मक असर डालता है। उनका मानना था कि नेतृत्व सिर्फ पद या अधिकार से नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता से ही आता है। इसके बाद हर्बर्ट सिबॉन के अनुसार नेतृत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें एक नेता को सही फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और उनका मानना था कि नेतृत्व में निर्णयों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होना चाहिए। इसके बाद कुछ विशेषताओं के बारे में, लीडरशिप या नेतृत्व की कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, जिसमें बताया गया है कि एक प्रभावी नेता को पहचानने में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो नेतृत्व या लीडरशिप की विशेषताएं कहलाती हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं उसका दृष्टिकोण। एक अच्छे नेता जो होता है वो स्पष्ट दृष्टिकोणवादी होना चाहिए। वह भविष्य की दिशा को समझे और अपने अनुयायियों के साथ उन चीज़ों को साझा करे ताकि वे उसी दिशा में काम कर सकें। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है, संचार कौशल की, जिसमें बताया जाता है कि एक प्रभावी नेता को संवाद करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से एवं प्रभावी ढंग से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है और साथ साथ टीम के विचारों को भी वो सुनता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, जिसमें संगठन क्षमता की बात आती है। तो नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि नेता अपनी टीम को सुव्यवस्थित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करे, वह समय का प्रबंधन करे और टीम के कार्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करे। इसके बाद अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक अच्छा नेता सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वह समस्याओं का समाधान करता है और फैसले लेने में आत्मविश्वास दिखाता है। इसके बाद इंस्पिरेशन या प्रेरणा देना। एक नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन की ओर
बढ़ाता है। वह दूसरों को उनके कार्यों के लिए प्रेरणा देता है और उन्हें उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करता है। आगे देखें हम, जिसमें अगला है समस्या समाधान। तो नेतृत्व के अंतर्गत समस्या समाधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक नेता को चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के लिए त्वरित एवं प्रभावी समाधान ढूंढने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है समर्पण एवं प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। एक अच्छा नेता अपने लक्ष्य और कार्यों के प्रति समर्पित होता है। वह खुद को पूरी तरीके से कार्यों में लगाता है और दूसरों से भी इसी तरह की प्रतिबद्धता की उम्मीद करता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है लचीलापन का, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अच्छे नेता के पास परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलने की क्षमता होती है और यही क्षमता लचीलापन कहलाती है। वह कठिनाइयों और परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम होता है। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है ईमानदारी एवं नैतिकता। एक प्रभावी नेता ईमानदार और नैतिक होना चाहिए। वह अपने निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता रखता है और दूसरों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है टीम वर्क का। एक अच्छा नेता अपने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करता है और उन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। वह स्वयं काम करता है और टीम के लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और अपने कर्मचारियों को उनका योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद है विश्वास और आत्मविश्वास, यानी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक प्रभावी नेता अपने अनुयायियों में विश्वास पैदा करता है और खुद पर भी आत्मविश्वास दिखाता है। वह यह विश्वास दिलाता है कि उनके नेतृत्व में संगठन को सफलता मिलेगी। इसके बाद मुख्य रूप से नेतृत्व की शैलियाँ हम देखेंगे, जिसमें किम्बल यंग, जो एक प्रसिद्ध अपन कहें समाजशास्त्री थे, उनके अनुसार कुछ नेतृत्व की शैलियाँ प्रदान की गई हैं और शैलियों के लिए नेतृत्व के लिए कुछ विचार इन्होंने अपने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बताया गया है कि नेतृत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलियाँ नेतृत्व की होती है, या नेतृत्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार इन्होंने बताए। जिसमें सबसे पहले फॉर्मल लीडरशिप, जिसे हम औपचारिक नेतृत्व कहते हैं। इस प्रकार का नेतृत्व उस स्थिति में होता है जब एक व्यक्ति को किसी संगठन या समूह में विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दे दी जाती है। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो किसी कंपनी के CEO, जो मुख्य अपन कहें कि अधिकारी होता है, स्कूल का प्रधानाचार्य या सरकार के किसी मंत्री की बात करें, इसे एक औपचारिक नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इसमें नेतृत्व पद या पदवी पर आधारित होता है और व्यक्ति के पास निर्णय और दिशा दिखाने का अधिकार होता है। इसमें नियम और संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला देखते हैं इसमें औपचारिक नेतृत्व, जिसे हम अनौपचारिक नेतृत्व, जिसे हम इनफॉर्मल लीडरशिप कहते हैं। अनौपचारिक नेतृत्व के अंतर्गत पदवी या अधिकार प्राप्त किए बिना व्यक्ति लीडरशिप करता है, या हम कहें कि नेतृत्व करता है, और वह नेतृत्व स्वाभाविक रूप से उभरता है और समूह के अन्य सदस्य उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है एक टीम का सदस्य जो बिना किसी औपचारिक पद के अपने साथियों को प्रोत्साहित करता है या मार्गदर्शन करता है। यह नेतृत्व व्यक्तिगत गुण, प्रभाव और विश्वसनीयता पर आधारित होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम में जो मुख्य रूप से औपचारिक रूप से हम देखें नेतृत्वकर्ता उस टीम का कप्तान होता है, लेकिन बार बार अनौपचारिक रूप से लीडरशिप प्रदान करने का काम विकेट कीपर हो या कोई वरिष्ठ खिलाड़ी हो या कोई अन्य खिलाड़ी हो, वो बीच बीच में अनौपचारिक नेतृत्व प्रदान करता रहता है और टीम को जिताने की ओर अग्रसर करता है। इसके बाद अगला देखते हैं इसमें सहकारी नेतृत्व, जिसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। सहकारी नेतृत्व के अंतर्गत इसमें एक नेता लीडरशिप नहीं करता, नेतृत्व नहीं करता, बल्कि एक टीम
या हम कहें कि कुछ सदस्य मिलकर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कहें कि एक समिति या सभा एक डिसीजन या एक निर्णय उस समाज के लिए, उस संस्था के लिए लेते हैं। इसके अंतर्गत हम कहें कि पारदर्शिता, सहमति पर आधारित ये नेतृत्व होता है। इसमें नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत समूह के सदस्य परामर्श प्रदान करते हैं, उनका फीडबैक प्राप्त किया जाता है और टीम के सदस्यों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगले बिंदु के रूप में हम देखें, जिसमें शैलियों को स्पष्ट रूप से इसमें एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें 3 प्रकार की शैलियाँ या प्रकार बताए गए हैं नेतृत्व के: औपचारिक, अनौपचारिक नेतृत्व और तीसरा है सहकारी नेतृत्व। इसके बाद कई और प्रकार के नेतृत्वों के बारे में हम आज देखेंगे इस बिंदु पर, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहला इसमें आधिकारिक नेतृत्व, जिसका हमने पहले भी जिसके बारे में जाना, जिसमें हम कहते हैं कि ऑथराइजेशनल लीडरशिप जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता एक तरफा निर्णय लेते हैं और अपने निर्णयों को दूसरों पर थोपते हैं या लागू करते हैं। इसमें नेतृत्वकर्ता का नियंत्रण अधिक होता है और अन्य सदस्य कम सक्रिय होते हैं। इसके अलावा दूसरा बताया गया है इसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप, या जिसे सहयोगात्मक नेतृत्व भी कहा गया है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता समूह के अन्य सदस्यों एवं विचारों एवं राय के माध्यम से लीडरशिप करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में टीम के सभी सदस्य भाग लेते हैं और नेता समूह के विचारों का सम्मान करता है। इसके बाद तीसरा आता है स्वतंत्र नेतृत्व। तो इस शैली में नेता अपने अनुयायियों को स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेता न्यूनतम हस्तक्षेप करता है और कर्मचारियों को अपनी स्वतंत्रता से काम करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मुख्य फायदा ये होता है कि कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, लेकिन यह शैली प्रभावी नहीं हो सकती जब कर्मचारियों को दिशा और मार्गदर्शन नहीं प्रदान किया जाता। सर्वकालिक नेतृत्व, जिसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है, उन्हें नए विचार, दृष्टिकोण और उच्च उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शित करता है। इसके बाद अगला देखते हैं संचालनात्मक नेतृत्व, जिसे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने कर्मचारियों को पुरस्कार और दंड के आधार पर प्रेरित करता है। इसमें नेता कार्यों के अनुसार कर्मचारियों को पुरस्कृत भी करता है और अगर कार्य सही नहीं किए जाते तो दंडित भी करता है। यह नेतृत्व शैली सामान्यतः विशिष्ट कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद अगला है सेवा नेतृत्व, जिसमें सर्वेंट लीडरशिप इसे कहा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने कर्मचारियों की सेवा करने की प्राथमिकता देता है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक टीम के भले और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद अगला देखते हैं हम प्रेरक नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता व्यक्तिगत आकर्षण और करिश्मा महत्वपूर्ण से भूमिका निभाते हैं। नेता अपने व्यक्तित्व और शक्ति से टीम को प्रेरित करता है और अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। स्थिति नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने नेतृत्व की शैली को परिस्थिति और टीम की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करता रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज नेतृत्व के बारे में एक विस्तृत अध्ययन प्राप्त किया है। आशा है आप सभी को ये जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और नेतृत्व के बारे में आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी इसके माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। इस प्रकार मैं अपने टॉपिक को यहीं समाप्ति प्रदान करता हूँ। थैंक्स यू, धन्यवाद।